नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर महोदय में। इसका जो टारगेट लिया गया है 700 प्लस क्वेश्चन का, जो एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। तो आज क्लास 3 है फिजिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 70 तक कवर कर चुके थे। 71 में आइए। अब आइए क्वेश्चन में बोला जा रहा है 71 नंबर क्वेश्चन में कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अवरक्त के कारण। अवरक्त जो है सूर्य को, सौर कुकर को गर्म करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में आइए। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y = mt + c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है। अब ऑप्शन के अनुसार एक समान त्वरण के साथ चल रहा है। अगर y = mt + c हो तो क्या हो जाएगा? y = mt + c है तो क्या हो जाएगा? इसका कण एक समान त्वरण के साथ चल रहा है। चलिए 72 क्लियर हो गया। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए कि निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले हुई है। ऑप्शन आपके पास है, ये ऑप्शन चारों आपको याद होना चाहिए। ये अगर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है, एक में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का समान सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये कब किया था? तो ये किया था, एक नंबर ऑप्शन का क्या हो जाएगा? 1917 में किए थे। ये 1917 में किए थे, एक नंबर ऑप्शन का। सेकंड ऑप्शन क्या बोला है कि मैक्सवेल ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। ये कब किए थे क्वांटम सिद्धांत? तो ये 1900 में किए थे। 1900 ईस्वी में, सब ईस्वी है, 1900 ईस्वी में। 3 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है कि गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजे थे। ये कब का बात है? तो 1895 की बात है। 1895 ईस्वी में। अब चलिए 4 नंबर ऑप्शन में क्या है? राइट बंधु ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया था। तो ये क्या है? 1903 के आसपास, 1903 में राइट बंधु ने हवाई जहाज को उड़ाया था। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, पहले घटना कब हुई थी, यानी सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। तो देखिए 1917, 1900 है, 1895, ये देखिए टोटल 1900 में है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी सॉरी, ये तो होगा ही 1800 वाला होगा। क्या ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। 3 क्यों होगा? क्योंकि मार्कोनी ने बेतार संकेत भेजे थे कब? 1895 में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 74 नंबर में है, आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। आप लोग यहाँ पर फंस सकते हैं, ऑप्शन में आ भी सकता है कि परावर्तन के कारण। देखिए आगे भी आल है ऑप्शन 3 में, समुद्री जल पर परावर्तन के कारण। नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। 74 नंबर क्लियर हो गए, किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। चलिए आइए 75 नंबर क्वेश्चन में आइए। आप लोग भी आंसर अपना कॉपी में बनाते जाइएगा, और जो साइड से लिखाते हैं उसको वीडियो को जब पॉज कर लीजिए और एक नोट्स में थोड़ा सा फिजिक्स का नोट्स में बनाते जाइएगा, एकदम पतला पतला नोट्स बनाते जाइएगा कि एक बार देखें टोटल का टोटल याद हो। इन्हें कि 700 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो 5-6 पन्ना में नोट्स बने। नोट्स का मतलब है कि 1 से 2 पन्ना हाईएस्ट है 700 क्वेश्चन के लिए, एकदम महीन महीन अक्षर में लिखना है। चलिए जितना कि आप लोग पढ़ सकें। अब आइए 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है कि डायनमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करता है। अब देखिए डायनमो हो गया, पंखा हो गया, मोमबत्ती हो गया, इन सबों का वीडियो हम ऊर्जा का रूपांतरित जितने भी हैं, एक ट्रिक के माध्यम से हमने एक वीडियो बनाया है। तो आप प्लेलिस्ट में वहां से भी आप ट्रिक एकदम ट्रिक एक बार पढ़िएगा, उसको याद हो जाएगा आपको। तो वहां से आप देख सकते हैं, उसके बाद आप एग्जाम में बल्ले बल्ले है आपका। तो देखो डायनमो का उपयोग क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है डायनमो। तो ऑप्शन क्या है, कहां पे है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो चलिए 2 में है। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 कंफर्म है। और भी जानकारी के लिए वहां लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो बताया गया है ट्रिक के माध्यम से, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऊर्जा का रूपांतरित में जाकर देख लीजिए। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में आइए कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है। तो क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 76 का 4 हो गया। अच्छा चलिए आगे देखिए
कि ऐसा क्यों 77 नंबर क्वेश्चन में ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है। यानी जब जब जैसे देखिए जंगल आग में आग लगता है तो हवा चलता है तो और तेजी से हवा को भड़काता है और ऊपर की ओर ले जाता है। तो आपको पता है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर जाती है और ठंड हवा नीचे की ओर रहती है। तो वही कारण है कि गर्म हवा क्या है, ऊपर की ओर ले जाती है। कोई भी वस्तु जब आग लगती है तो क्या है, गर्म हवा ऊपर की ओर। इसलिए देखिए छत के एकदम जस्ट सटे हुए वेंटिलेशन लगाया जाता है। तो इसी कारण क्यों, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं कहां है। चलिए आइए देखिए 3 नंबर ऑप्शन में देखिए, क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। चलिए 78 नंबर में, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों, कैपिलरी क्रिया द्वारा। अब देखिए यहाँ इसी को बोलते हैं केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 78 का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है। अब देखिए वायुमंडल की बात आ गया, ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है वायुमंडल से। तो देखिए ओजोन जो है, ओजोन परत, ये जो जितने भी पराबैंगनी किरणें ऊपर सौर मंडल से आते हैं तो उसको क्या है, ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणें को अवशोषण कर लेते हैं। अच्छा ओजोन परत कहाँ पे होता है, तो ये समताप मंडल में होता है। आप लोग जानते हैं कि 5 गो मंडल है, 5 लेयर बना हुआ है, उसमें समताप मंडल है, उसके अंदर ओजोन मंडल है। चलिए तो क्या हो जाएगा आंसर, 79 का 3 हो जाएगा। आइए 80 नंबर क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में से किसमें निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है। निम्नतापी का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो रॉकेट में किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए कहां, 3 नंबर में ऑप्शन है रॉकेट। 80 का 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कि कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी यानी टेम्परेचर को रोकता है। तो हार्ड कांच नहीं, फ्लिंट कांच नहीं, ये भी नहीं होगा। 82 का पायरेक्स कांच, हाँ पायरेक्स कांच रोकती है। और 4 ऑप्शन में बोतली कांच, ये नहीं रोकती है। तो पायरेक्स कांच जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। 81 का आंसर 3 हो गया, पायरेक्स कांच जो कि ताप को रोकती है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन में आइए, साधारण मरकत पन्ना का रंग क्या होता है। अच्छा मरकत या पन्ना मरकत में सेकेंड नाम क्या है, पन्ना को क्या बोलते हैं, रत्न होता है। पन्ना क्या है, एक रत्न है। तो वो उसका रंग पूछ रहा है कि कैसा होता है, तो इसका रंग क्या होता है, गहरा हरा होता है। तो ऑप्शन कहां हो जाएगा, 82 का 3 हो जाएगा, गहरा हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 83 नंबर में, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है। देखिए ये क्वेश्चन एक बार बताए भी थे, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, 83 का 3। चलिए क्लियर है, आगे आइए 84 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट का निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका खूबी क्या है, क्यों प्रयोग किया जाता है। तो इसका इसलिए कि गलनांक बहुत उच्च होता है। चलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। अब देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, ऑप्शन में आपको वो अप्रोक्स में दिया गया है, लेकिन मेनली रूप से होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखिए आपका ऑप्शन कहां पे है, तो देखिए 3800 के आसपास एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है सेकेंड नंबर का, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। यहाँ मेनली रूप से क्या होता है, 3800 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है दृश्य का क्या है, स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य। तो अब अगर इसमें एक और ऑप्शन आता है कि आप अगर नैनोमीटर में पूछ दिया जाए, ये तो एंगस्ट्रॉम में पूछा गया है, अगर नैनोमीटर में पूछ दिया जाता तो 390 हो जाता, नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, ये आप नोट्स में लिख लीजिए। अगर एंगस्ट्रॉम में पूछा गया, एंगस्ट्रॉम में, तो 3800 से 7500 आ जाएगा। अगर नैनोमीटर में पूछ दिया तो 390 से
750 के बीच में होता है। चलिए आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। आप लोग ये नहीं कि अभी बता रहे हैं याद हो गया चलिए नहीं बनाएंगे, नहीं, ये रिपीट करने का चीज है। आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो मात्र इसको 1 से 2 घंटा में नोट्स को याद कर लीजिएगा। याद तो ये रहेगा ही, याद हो जाएगा। रिपीटेशन, क्योंकि रिपीटेशन बहुत जरूरी है अभी का। रिपीटेशन यानी मतलब रिवीजन करना बहुत जरूरी है, सेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और ये 700 जो क्वेश्चन आया गया है ये प्रैक्टिस ही है, सेट प्रैक्टिस ही है, जो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया और यहीं से क्वेश्चन हमेशा बन रहा है। तो चलिए आइए 86 नंबर और आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो इसको क्या सबसे पहले रोमर ने मापे थे। कि कब मापे थे? तो 1676 ईस्वी में, 1676 में रोमर ने, 1676 में ईस्वी में क्या है, रोमर ने मापा था। क्या मापा था? तो प्रकाश का वेग 1676 में रोमर ने मापा था। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 86 का 3 हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन। किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण यानी रिसेप्शन खराब हो जाता है। देखिए गाड़ी आज जब चलती है एकाएक तो कभी कभी देखते हैं झिलफिला जाता है फिगर टीवी चलते चलते। तो इसका रीजन क्या है? कि अस्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। 87 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए 87। 88 नंबर क्वेश्चन में जाइए। मेसोन कहाँ पाया जाता है? तो मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? तो लेजर बीम में पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 88 का 4 हो जाएगा। लेजर बीम में मेसोन पाया जाता है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए अब ऑप्शन में देखना है कि क्या होता है। तो देखिए विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है, नहीं, जब एक समान त्वरण है असमान वेग है तो एक जैसा नहीं होगा। विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होगा। हाँ जी, विस्थापन काल जैसे वेग अलग हो रहा है और त्वरण अलग है तो क्या है? अरैखिक हो जाएगा, कोई ऊपर कोई नीचे हो जाएगा तो अरैखिक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 89 का 2 हो जाएगा। चलिए ये 89 तक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में। 90 नंबर क्वेश्चन में लेवर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रदीप्त किससे संबंधित है? क्या है? प्रदीप्त। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 90 का 4 हो जाएगा। चलिए आइए 91 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्य को ना तो क्या है सृजन किया जा सकता है और ना ही नाश किया जाता है, तो द्रव्यमान का संरक्षण नियम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 91 का 3। और इसी में क्वेश्चन अगर पूछ देता था कि ऊर्जा का ना तो विनाश किया जाता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, तो किस सिद्धांत पे? तो ऊर्जा का संरक्षण नियम पर, जो कि ऑप्शन में 1 में दिया गया है। लेकिन ये द्रव्य के बारे में पूछा गया था तो ये द्रव्यमान में आ जाएगा, द्रव्यमान का संरक्षण नियम है। तो ऑप्शन 91 का 3 हो जाएगा। ये आप लोग नोट्स में जो बताते हैं वो भी लिखते जाइएगा, क्योंकि हम जब लिखने लगेंगे तो उसमें टाइम लगेगा तो क्वेश्चन जल्दी ज्यादा सोल्व नहीं हो पाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए डेसिबल किसका मात्रक है? तो ध्वनि का है। तो डेसिबल किस लिए प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। तो 92 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है। 91 में बोला गया है कि कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तब देखिए आर्द्रता की मापने के लिए हाइग्रोमीटर की जरूरत होती है, आइसो हाइट की जरूरत नहीं है। आइसो हाइट समान वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। आइसो हाइट देखिए ब्लॉक में लिखते जाइएगा। ये ऑप्शन आपको चारों याद होना चाहिए। आइसो हाइट समान वर्षा के लिए है, समान वर्षा के लिए है आइसो हाइट। आइसो बार आपका दिया हुआ है दाब के लिए, एकदम ये सही है। आइसो हेल सूर्य का प्रकाश, ये एकदम सही है। आइसोथर्म यानी तापमान आ गया, ये भी सही है। अब देखिए आइसो हाइट गलत है। कौन सा युग्म गलत है? 93 का पूछा था तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। आर्द्रता का आपके पास अभी सेकेंड क्लास में आपको बताया गया था कि क्या आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो चलिए ठीक है, आइसो हाइट आप लोग लिख लिए होंगे समान वर्षा के लिए, यही गलती था। तो चलिए 93 का आंसर 1 हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए।
आइसोनेप शब्द समान डैश वाली रेखाओं का घोतक है, यानी किसको सूचित किया जाता है? आइसोनेप द्वारा। तब मेघ मेहता को क्या है? आइसोनेप से किया जाता है। दाब का अभी आप लोग देखे होंगे, दाब का आइसोबार था, समान वर्षा का आइसोहाइट था। चलिए अब आ जाइए 94 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गए। आइसोनेप मेघ मेहता को दर्शाया जाता है। अब देखिए 95 नंबर क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग वो कौन कौन है? तो 1 नंबर में ट्रोपोस्फेयर है, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में आपको क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। क्या? मौसम जितना भी परिवर्तन होता है ये क्षोभ मंडल में होता है। मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल में क्या हो गया? मौसम परिवर्तन होता है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल सेकंड में। थर्ड में क्या हो गया? मेजोस्फेयर, ये मध्य मंडल हो गया। आयनोस्फेयर, आयन मंडल हो गया। और एक्सोस्फेयर जो है कि बाह्य मंडल हो गया। यानी 5 भागों में बांटता है। तो इसका कौन कौन सा काम है? देखो ट्रोपोस्फेयर में क्या हो गया? मौसम परिवर्तन हो गया। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में ही वायुयान जो कि है उड़ान भरती है। समताप मंडल में यहाँ की टेम्परेचर हमेशा समान रहता है। समताप मंडल में टेम्परेचर समान रहता है। अब आ जाइए आयन, देखिए अब आ जाइए आयन मंडल, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर क्या हो गया? इसमें आपको रेडियो टीवी का जो संचार होता है वो एक दूसरे को प्रदान करता है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था कि रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली मंडल को, वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो आयन मंडल कहते हैं। तो ये हो गया आपको आयन मंडल। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि 95 का आंसर क्या हो जाएगा? दोहरा आयन मंडल। चलिए 95 नंबर क्लियर हो गया। अब आ जाइए 96 नंबर। 96 नंबर में बोला जा रहा है क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो निम्न तापमान से संबंधित है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 96 का 2 हो जाएगा। 97 द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा तो सापेक्ष का समान सिद्धांत है। द्रव्यमान ऊर्जा किससे संबंधित है? तो सापेक्ष का समान सिद्धांत। ऑप्शन 97 का 2 होगा। चलिए यहां तक क्लियर है 97 तक। चलिए 98 में आ जाइए। 98 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा, अति लघु समय को प्रयोग मापने के लिए परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ 3 हो जाएगा। 98 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं, क्यों? तो हमने बताया था लाल रंग का खास बात क्या है? उसका विकिरणन कम होता है, यानी विक्षेपण कम होता है। और क्या? तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो आपको पास ऑप्शन देख लीजिए, ये क्या होता है? विचलन सबसे कम होता है ना? क्या बोले कि प्रकीर्णन कम होता है, फैलता कम है, इसीलिए दूर से भी वो लाल रंग दिखाई दे देता है। और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो यही तो ऑप्शन होगा कि इसका विचलन सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। चलिए ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है। अब एक साधारण सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो सूक्ष्मदर्शी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका क्या होता है कि कम फोकस वाला उत्तल लेंस होता है। तो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? कम फोकस वाला उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन 101 हो जाएगा। चलिए ठीक है। 101 में आ जाइए। तेल की बूंद पानी पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ चलिए 4 नंबर में आपको है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होती है, इसी कारण फैल जाती है। तो 101 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए 102 में आ गया आपका। निम्नलिखित में से उस युक्ति यानी डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है? तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टकारी बोलते हैं। तो दृष्टकारी भी लिखा हुआ है, परिशोधक भी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन कहाँ पे है आपका? 102 का 3 में ऑप्शन है, तो 3 सही होगा। चलिए 103 में आ जाइए। नॉट यानी नॉट एक माप है, क्या है? तो जलयान की गति का माप करते हैं नॉट द्वारा। चलिए 103 का 1 हो गया। आप लोग आंसर एकदम मिलाते जाइएगा अपने आप में। अब आगे 104 में देखिए, जब घर के मेन स्विच को बंद किया जाता है तब वह वियोजित करता है। क्या वियोजित करता है? केवल विद्युतमय तार को वियोजित करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 104 का 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए।
105 में सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? ये पीछे भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, आप अगर शुरू से नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर 1 से 2 से, ये तीसरा क्लास है, वो जाकर देख लीजिए। तो सूर्य का ताप पृथ्वी तक आता है किस माध्यम से? तो विकिरण के माध्यम से। और एक क्वेश्चन इसमें और बन रहा है कि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है किस कारण से होती है? तो नाभिकीय संलयन के कारण। और इसमें ये भी पता है कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होती है और हीलियम होती है सेकेंड नंबर में। हाइड्रोजन लगभग 71% और हीलियम लगभग 26% होती है सूर्य में। सूर्य की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन कितना? 71% लगभग, हीलियम कितना है? हीलियम 26%। ये सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य में ऊष्मा किसके कारण वहां उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के कारण। सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? ये ऑप्शन विकिरण के द्वारा हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये सब आप लोग नोट्स, बार बार हम बोल रहे हैं नोट्स को लिखते जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर बता रहे हैं तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन अलग से भी उसमें ऐड हो रहा है। तो आप लोग नोट्स बनाते जाइए ताकि क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 105 क्लियर हो गए ना? 3 होगा विकिरण के कारण। चलिए हाँ, 106 में निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? चलिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि किसके कारण जल जाता है हाथ। ऑप्शन आप देख सकते हैं, उबलता हुआ पानी में, गर्म पानी में, भाप में, या पिघलती हुई पालवी बर्फ में। बर्फ में तो नहीं जमेगा, गर्म पानी रह गया, भाप रह गया, उबलता हुआ पानी, इन तीनों में। तो सबसे ज्यादा गुप्त ऊष्मा क्या होती है? भाप में होती है। भाप क्या है? एकदम जला, गर्म पानी क्या ऊपरी ऊपरी परत को जलाएगा, लेकिन भाप जो है अंदरूनी की जला देता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा पैदा कौन करती है? तो ये भाप हो जाएगा। 106 का आंसर 3 हो जाएगा। चलिए 107 में आ जाइए आप लोग। 107 में है वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत करता है? ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, आप लोग आंसर दे दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर? तूफान का। सहसा गिर रहा है तो तूफान का, आया एक गिरा तो आंधी तूफान का, यानी कि बहुत हैवी वाला तूफान आने रहा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड नंबर तूफान का। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किया था नील्स बोर। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। 109 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति के कारण। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। 109 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए 110 में आ जाइए। मानव की आंख में निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। अब निकट दृष्टि में एक लॉजिक है, निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि। अब निकट दृष्टि में देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है, जो कि कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निकट दृष्टि को देखिए 110 में क्या है? निकट दृष्टि को मायोपिया अंग्रेजी में कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि मायोपिया को कौन सा लेंस का यूज किया जाएगा? मायोपिया के दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि के लिए। निकट दृष्टि के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट दृष्टि वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखता या दूर की वस्तु नहीं दिखता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले के लिए दूर की वस्तु नहीं दिखता है, निकट की वस्तु दिखता है। और देखिए दूर दृष्टि वालों के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? निकट दृष्टि वाले को निकट वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता है। दूर दृष्टि वाले को दूर वाला वस्तु देखता है, निकट वाला नहीं देखता, यानी कि उल्टा होता है। निकट वाले के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, दूर वाला के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तब फिर उसको दिखाई देना स्टार्ट कर देता है। अब इसमें बात रही कि याद कैसे करें। तो देखिए निकट दृष्टि, निकट कोई भी आएगा ना, तो निकट आओ मैंने क्या हो गया? उत्तल। आओ से अवतल हो गया। दूर ऊ देखिए शब्द में पकड़ना है, दूर ऊ
आ रहा है ना, ऊ मैंने उत्तल, उत्तल लेंस का उसको जरूरी है, तो दूर का आ रहा है तो दूर दृष्टि, उत्तल, निकट, आओ तो अवतल लेंस का हो जाएगा। ये लॉजिक से याद रखना है, बाकी आप याद है तो ठीक है। तो ठीक है, ये रहा आपका। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 110 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 110 नंबर का आंसर हो जाएगा सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट में अवतल लेंस का होता है, तो ऑप्शन 110 का 2 हो जाएगा। चलिए अब यहां तक क्लियर हो गए। अब ये सब सारा नोट्स आप लोग लिखते जाइएगा। चलिए 11 नंबर, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे का टिमटिमाने के कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक, आगे देखिए 112 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको चारों याद रहना चाहिए कि किसका किसका कहां प्रयोग होता है, तभी ना आप आंसर दे पाइएगा। या तो डायरेक्ट याद है तो याद देखिए, जैसे बोले सिस्मोग्राफ है तो सिस्मोग्राफ कहां पे है, तो देखिए ऑप्शन 4 में है, सिस्मोग्राफ लिखा हुआ है। तो चलिए हो गया। आर्गोग्राफ क्या है, आर्गोग्राफ देखिए ऑप्शन 3 का आर्गोग्राफ क्या है, मांसपेशियों के परिश्रम मापने के लिए किया जाता है आर्गोग्राफ में। पेंटाग्राफ क्या है, किसी भी नाप नक्शा खींचने के लिए पेंटाग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो 112 क्या क्या आ जाएगा, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। चलिए आंसर 112 का क्या हो जाएगा, 4। चलिए 113 में आ जाइए। बहुल मापी का प्रयोग। अब देखिए बहुल मापी का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये धारा भी मापता है, वोल्टता भी मापता है और प्रतिरोध भी मापता है। तो यानी आंसर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 4 में दे दिया है कि उपयुक्त में सभी। तो 113 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी उपयुक्त में सभी 113 का 4। यहां तक क्लियर है, मजा आ रहा है क्वेश्चन में आंसर देने में। चलिए अब 114 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 114 में बोला गया श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए श्वेत कलर है श्वेत रंग है, आपके पास ऑप्शन है, आप वहां से ऑप्शन से आप दे सकते हैं। अब श्वेत रंग का 7 रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहां से फिर आपको 7 कलर में ये डिवाइड होता है, 7 कलर में ये डिवाइड होता है। तो किसका उपयोग किए, प्रिज्म का उपयोग किए, प्रिज्म का उपयोग किए। अब ये जो काम हुआ, ये जो विक्षेपण हुआ, ये विधि क्या कहलाएगा, तो प्रकाश का परिक्षेपण कहलाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परिक्षेपण कहलाता है, परिक्षेपण कहलाता है। क्या, प्रकाश का परिक्षेपण कहलाता है ये विधि। और श्वेत रंग को जब इसमें किया तो 7 रंगों में विभक्त हुआ, वो किससे हुआ, तो प्रिज्म से हुआ। ये विधि को प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन बनता है इसलिए हम ये बता रहे हैं। और ये 7 रंगों में विभक्त होता है। मैंने पिछले क्लास में इसका ट्रिक भी बताए थे। क्या ट्रिक था, बैजानी हापी नाला। बा से बैगनी हो गया, ये इसके लिए हो जाएगा। जा से जामनी हो गया, नी से नीला हो गया, यहां सब चलते जाएगा। हा से हरा हो गया, पी से पीला हो गया, ना से नारंगी हो गया, अल्लाह से लाल हो गया। ये आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, बैगनी हो गया, ये बैगनी। जा से जामुनी हो गया, नी से तो नीला लिख ही दिए, यहाँ पे ऐसे क्लियर से लिख देते हैं। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और इस पे कलर पे एक पूरा फुल वीडियो बना हुआ, वहां पर भी आप देख सकते हैं। कलर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको नहीं छूटेगा। तो ये आप श्वेत, तब यहाँ क्वेश्चन आप यहाँ क्लियर हो गए। आप आइए क्वेश्चन पे क्या बोला था कि श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो प्रिज्म का करते हैं ना। ये प्रिज्म हुआ, ये क्या है, प्रिज्म हुआ, तो प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन कहाँ है आपके पास, ऑप्शन 4 में 114 का 4 होगा आंसर। क्लियर है, क्लियर होते जाइए और नोट्स भी बनाते जाइए, तभी आप लोग क्लियर होंगे। और आगे क्वेश्चन इससे अगर रिलेटेड अलग से पूछ दे तो आप आंसर दे दीजिएगा। चलिए 114 क्लियर हो गया। चलिए 115 में आ जाइए। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। अब देखिए नाभिकीय रिएक्टर आधारित है विद्युत उत्पादन के लिए, तो विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय विखंडन पर, विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर
आधारित रहता है। नाभिकीय संलयन पर कौन था? सूर्य में जो प्रकाश का उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 115 का 1 हो जाएगा। चलिए 116 का आ जाइए। निम्नलिखित वस्तु को पता लगाने के लिए, देखिए क्वेश्चन एक बार और आ चुका है पिछले क्लास में कि निम्नलिखित वस्तु को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है ना, सोनार का प्रयोग। रडार क्या है? दूरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। पल्सर क्या है? तारा है। चलिए ठीक है, अब आ जाइए 116 का आंसर क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। सोनार का फुल फॉर्म क्या था? साउंड नेविगेशन और रैंगिंग। ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, वहां आप देख सकते हैं जाकर। पूरा आप एक से शुरू से क्लास लेकर पूरा 700 का टारगेट फिजिक्स है, उसमें आप पूरा का पूरा यहीं से क्वेश्चन फिजिक्स का दोबारा क्वेश्चन आपको देखना नहीं पड़ेगा और एग्जाम में आप सही करके आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 117 में कि प्रकाश का परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है परिक्षेपण करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 117 का 3 हो जाएगा, स्पेक्ट्रोमीटर, प्रकाश का परिक्षेपण करने के लिए। चलिए 117 का 3 हो गया। 118 में आ जाइए। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिका क्रिया के कारण। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा? 118 का 2 हो जाएगा, केशिका क्रिया के कारण। अब आ जाइए 119 में कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो पिक्नोमीटर का प्रयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक में। चलिए ठीक है, 119 का 1 हो गया। अब आ जाइए 120 में। 120 में बोला जा रहा है फाइबर ऑप्टिक्स का किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। तो चलिए 120 का आंसर 3 हो गया। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, आप लोग नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आने वाला है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं, थैंक यू। Thanks for watching this video. Do subscribe and hit the like.